नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 19 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो मैंने अनअकैडमी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप मेरी लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करें। तो मेरा जो रेफरल कोड है वो है abhishek.rg_smart_class। तो ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड का यूज करके आप अनअकैडमी प्लस पे 10% का डिस्काउंट जो है वो पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन का जो आयोजन है यह वर्ष 1972 में किया गया था। और इस वर्ष ही यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाएगा। और पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था वर्ष 1974 में। तो याद रखेंगे 1972 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और मनाया गया था कब? मनाया गया था 1974 में। याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे पूछे कि इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ष 2020 का जो पर्यावरण दिवस है, तो इसकी थीम क्या है? तो अगर आपको पता हो कि इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 2020 में, इसकी थीम क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया था वर्ष 1992 में, और यह किया गया था रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राजील में स्थित है, और ब्राजील है साउथ अमेरिका में। और आप याद रखोगे कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है मासिनराम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? मासिनराम में। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर महाद्वीप पूछे तो आपका जो आंसर है वो होता है दक्षिण अमेरिका। तो याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर आपसे पूछे कि महाद्वीप कौन सा है तो आपका आंसर है दक्षिण अमेरिका। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था वर्ष 2005 में, और क्योटो जो है ये जापान में स्थित है, ठीक है। क्योटो कहां पे स्थित है? क्योटो जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 18% की कमी की जानी है? तो सही आंसर है वर्ष 2020। तो याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 18% की कमी की जानी है वर्ष 2020 तक। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैस से, ठीक है। याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो उसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जक देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जक जो देश है वो है चीन। देखो, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो कौन सा देश करता है? चीन। और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन जो है इसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दोनों क्वेश्चन में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है यह स्थित है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला प्रश्न है कि भूमिगत जल उपलब्धता में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है? सही आंसर हिमाचल प्रदेश। तो भूमिगत जल उपलब्धता में देश का जो सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो सिलेक्ट किया गया है, तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश में देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, मैं उनके नाम बता देता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक है आपका शिपिकिला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और एक है आपका रोहतांग दर्रा, तो यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दोनों दर्रे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। शिपिकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, और ये जो मासिनराम है ये मेघालय में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है यह है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो किस मानसून के माध्यम से होती है, तो यह भी आप याद रखोगे कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है
वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे देखें, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो है लेह लद्दाख। सबसे कम वर्षा जो है वो लेह लद्दाख में होती है। यहां पर सीधे बर्फ ही गिरती है, बहुत कम वर्षा होती है यहां पर, बिल्कुल ना के बराबर। आगे देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, तो याद रखेंगे ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन दो फसलों पर पड़ा, तो गेहूं और चावल। भारत में जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति का वो पड़ा है गेहूं और चावल की फसलों पर। और भारत के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पर किस फसल को उगाया जाता है? तो याद रखेंगे चावल। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल जो है उसकी कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्र कुमार को। जी हां, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार को। आगे बढ़ते हैं, भारत में पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो भारत में जो पारिस्थितिकी का जनक है, भारत में जो पारिस्थितिकी का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है, तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। और आपको पता होगा कि जो भारत है वो दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत जो है वो दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। और भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृक्षों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वृक्षों को पहचान पत्र जारी करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृक्षों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला डॉल्फिन रिजर्व है ये स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारत का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहां स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिज तथा एसी से कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रिज तथा एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है फ्रिज और एसी से। तो ये आपको याद रखना है कि जितनी भी ठंडा करने वाली चीजें हैं, जितना भी ठंडा करने वाले उपकरण हैं, तो उनसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो सीएफसी गैस है वो उत्सर्जित होती है। ठीक है, आगे देखिए, हाँ एक चीज अगर यहां पे आपसे और पूछा जाए कि फ्रिज में ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो याद रखेंगे फ्रिज में ठंडा करने के लिए फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्रिज में ठंडा करने के लिए फ्रियॉन जो गैस है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, मनुष्य के द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा जो है वो कौन सा था? तो मनुष्य के द्वारा निर्मित जो पहला कृत्रिम रेशा था वो था नायलॉन। तो वो कृत्रिम रेशा जो मनुष्य ने सबसे पहले बनाया वो था नायलॉन। और आपको पता होगा जो रेशम होता है वो नेचुरल रेशा होता है, रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, आगे देखिए, कांच किसका मिश्रण है? कांच जो है वो किसका मिश्रण है? तो कांच जो है वो बालू एवं सिलिकेट का मिश्रण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कांच किसका मिश्रण है, तो आप याद रखेंगे कांच जो है ये बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दो सबसे हल्की गैसेस हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दो हल्की गैसेस हैं जिनमें हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्की है, लेकिन फिर भी हीलियम को भरा जाता है इस कारण क्योंकि हाइड्रोजन अत्यधिक जो है वो ज्वलनशील है। तो वायुयान के टायर में हीलियम इसलिए भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अत्यंत ज्वलनशील है, तो इस वजह से उसको नहीं भरा जाता। और अगर आपसे पूछें कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन जो है वो कहा जाता है हाइड्रोजन को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिमालय पर्वतमाला में स्थित विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ध्यान देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एवरेस्ट की जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा तो आपने
48 मीटर जो है वो पड़ा होगा, लेकिन अभी दिसंबर 2020 में जो है अभी दोबारा से जब इसका सर्वेक्षण किया गया, दोबारा से इसकी हाइट को मापा गया तो 0.86 मीटर इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई है। तो अब जो एवरेस्ट की नई हाइट है आपको याद रखना है वो है 8848.86 मीटर, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और एवरेस्ट स्थित कहां है, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो विश्व की दूसरी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, इसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट है 8611 मीटर और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो विश्व की दूसरी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वतमाला में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वतमाला में जो स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट, वो माउंट एल्बर्ट है और इसकी जो हाइट है वो है 4400 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वतमाला है और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट, जिसकी हाइट है 4400 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है, तो इसका सही आंसर है एंकाकागुआ, और एंकाकागुआ की जो हाइट है वो है 6960 मीटर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहां पे आपको और बता देता हूं। अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, ध्यान देंगे सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछते हैं तो फिर एवरेस्ट आंसर होता है, लेकिन अगर पूछें कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो वो है हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय। और अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत, अगर आपसे क्या पूछें कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत, ठीक है, तो विश्व का जो सबसे लंबा पर्वत है वो कौन सा है, वो है एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है। और सबसे अगर प्राचीन पर्वत पूछते हैं आपसे कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो है अरावली, जो कि राजस्थान में है। तो ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे लंबा पर्वत अगर पूछते हैं तो फिर आपका आंसर एंडीज होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोप महाद्वीप में अलास्का पर्वतमाला में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो यह है आपका एल्बुर्ज। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एल्बुर्ज, और इसकी जो हाइट है वो है 5642 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे 5642 मीटर हाइट है एल्बुर्ज की। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो वो है माउंट कोसियुस्को। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कोसियुस्को, और इसकी हाइट है 2228 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भाई विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान, जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और सहारा रेगिस्तान का जो विस्तार है वो 11 देशों में है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान का जो विस्तार है वो 11 देशों में है। और आप ये भी याद रखोगे कि जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा, एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है गोबी, जो कि मंगोलिया में है, और भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार, जो कि राजस्थान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भाई सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, 11 देशों में है इसका विस्तार। लेकिन जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है अरब रेगिस्तान। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, अरब रेगिस्तान। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोबी रेगिस्तान का विस्तार किस महाद्वीप में है, तो गोबी रेगिस्तान का विस्तार, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पे एशिया होगा। गोबी रेगिस्तान का जो विस्तार है वो कहां पर है, वो है एशिया में। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है, वो है सहारा। वो कौन सा है, वो है सहारा, और सहारा जो है अफ्रीका में है। सहारा कहां स्थित है, अफ्रीका में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, गोबी, और ये मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया चाइना के पास में है, सुना होगा आपने, तो मंगोलिया चाइना के पास में है, तो यहां पे सबसे बड़ा रेगिस्तान है एशिया का गोबी। और अगर आपसे पूछें कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है थार। वो कौन सा है, थार। और जो थार है ये कहां स्थित है, याद रखेंगे थार है, और थार जो है ये स्थित है राजस्थान में। थार कहां पे स्थित है, थार राजस्थान में स्थित है।
तो चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो अफ्रीका के जो घास के मैदान है इनको कहा जाता है सवाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सवाना को हाथी घास भी कहा जाता है क्योंकि ये इतनी ऊंची घास होती है कि अगर इसके पीछे हाथी भी खड़ा हो तो वो हमें दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से इसे हाथी घास भी कहा जाता है सवाना को। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रेरी, प्रेरी जो है ये कहां के घास के मैदान है, तो आप याद रखोगे उत्तरी अमेरिका। प्रेरी कहां के घास के मैदान है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पंपास, पंपास जो है ये कहां के घास के मैदान है, तो पंपास आप याद रखोगे दक्षिण अमेरिका। पंपास कहां के मैदान है? दक्षिणी अमेरिका। स्टिपिज अगर आपसे पूछते हैं कि स्टिपिज कहां के घास के मैदान है, तो यूरोप एवं एशिया, यूरोप एवं एशिया। ठीक है, सवाना, सवाना तो आपने देख ही लिया कि सवाना अमेरिका अफ्रीका के हैं। सवाना कहां के हैं? अफ्रीका के। और सवाना अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और अगर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पूछें अफ्रीका के, तो वो है वेल्ड, वेल्ड भी अफ्रीका में ही है। डाउन्स अगर आपसे पूछें डाउन्स कहां के घास के मैदान है, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो भाई आज का क्वेश्चन है कि साबूदाना, साबूदाना जो है ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? साबूदाना किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी आप फैक्ट्स जानते हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आरजी स्मार्ट क्लास के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे भी जाके आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लें और जितने भी पीडीएफ हैं वो सभी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।